हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ओम प्रकाश आनंद, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। तो देखो बच्चों, आज लास्ट पंच है जो अपन डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों चैप्टर से नीट के अंदर एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला क्वेश्चन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन। तो देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ओके, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एल इज इक्वल टू 1, तो पुट करो इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1 इज एच अपॉन 2 पाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा √2 एच अपॉन 2 पाई। तो ये आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है? देखो ऐसा ऑप्शन तो कहीं नहीं दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा? एच अपॉन √2 पाई। क्योंकि 2 से √2 क्या होता है? 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच अपॉन √2 पाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the third line in Balmer series correspond to an electron transition between which Bohr orbit in hydrogen। यानी बामर श्रेणी की तीसरी रेखा हाइड्रोजन परमाणु की किस बोर कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन संक्रमण से बनती है? तो देखो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। इसमें N1 की वैल्यू क्या होती है? 1 और N2 की वैल्यू क्या होती है? 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज N1 की वैल्यू क्या होती है? 2 और N2 की वैल्यू क्या होती है? 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? बाल्मर श्रेणी की तीसरी रेखा। तो देखो बाल्मर श्रेणी N1 की वैल्यू 2। N1 की वैल्यू से आपको श्रेणी का पता लगेगा, लाइमन है, बार्मर है, पासन है, फंड है। तो N1 की वैल्यू 2 है तो बाल्मर सीरीज होगी। और इसकी थर्ड लाइन है, तो देखो पहली लाइन तो क्या होगी? फर्स्ट लाइन में N1 N2 की वैल्यू क्या होगी? 3। ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो देखो थर्ड लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा? n बराबर 5 से n बराबर 2 की ओर। n बराबर 5 से 2 की ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ n इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसका सही ऑर्डर क्या होगा? अगर n इज इक्वल टू 6 है तो आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में बढ़ेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ेंगे? हायर एनर्जी में बढ़ेंगे। तो n इज इक्वल टू 6 है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो आप, तो क्या आएगा? 6s 6p 6 - 1 कितना हो गया? 5d और 6 - 2 4f। तो आप अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाते हैं। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है? n प्लस एल। तो देखो n की वैल्यू ये है और l की वैल्यू क्या होगी? जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है? 0, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2।
तो देखो ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6 प्लस 0 कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 7, ये 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7। क्या ये सही ऑर्डर है? बिल्कुल सही ऑर्डर नहीं है, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू क्या है इसके अंदर सेम है इन तीनों में। इसमें तो ठीक है लेकिन इनमें क्या है सेम है। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है, इफ सेम देन इलेक्ट्रॉन fill if n ग्रेटर देन l, यानी जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे। देखो इसमें n की वैल्यू क्या है 3 है, सॉरी n की वैल्यू 4 है, इसमें n की वैल्यू क्या है 5 है, इसमें n की वैल्यू क्या है 6 है। तो बिल्कुल एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकंड देखो इसमें ns, n की वैल्यू 6s, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4f, ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा 6p। तो देखो n प्लस एल की वैल्यू इन तीनों में क्या है सेम है, लेकिन जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है वो पहले 6s, बाद में 4p, बाद में 5d, बाद में 6p। इसकी n प्लस एल की वैल्यू 6, इसकी 7, इसकी 7 और इसकी 7। बाद में किससे देखोगे जिसमें n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, तो ये हायर एनर्जी है, उसके बाद में इसकी एनर्जी कम, उसके बाद में इसकी एनर्जी कम और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 6। तो इलेक्ट्रॉन का फिल होने का ये सही ऑर्डर, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following orbitals will have zero probability of finding the electron in yz plane, यानी yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसमें क्या है जीरो है। तो देखो सबसे पहले px ऑर्बिटल है, ये देखो क्या हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, तो px ऑर्बिटल क्या होगा ये px ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें yz प्लेन कौन सा हो गया, ये y एक्सिस है, z प्लेन क्या हो गया z एक्सिस इसके जस्ट अपोजिट होगी। तो देखो ये जो प्लेन है वो yz प्लेन है और इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following electron transition in a hydrogen atom will require the largest amount of energy, यानी किस में लार्जेस्ट अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो एनर्जी E बराबर क्या होता है एच अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या होता है आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, अगर आपको n1 और n2 की वैल्यू दे रखी है तो E प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखो n1 और n2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है गिवन है। देखो n1 की वैल्यू क्या पुट करो 1 पुट करो, तो पहले ऑप्शन में एनर्जी E1 क्या आ जाएगी E1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल साइन को आप हटा दो, तो n1 की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू क्या पुट करो 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ये वाली की एनर्जी क्या हो जाएगी 3/4। सेकंड, n1 की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 2, n2 की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तब आप रेंडमली पुट करके देख लो। देखो यहाँ पे n1 की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/4 माइनस 1 अपॉन 9, तो कितना आएगा 9 माइनस 4 5 अपॉन कितना आ जाएगा 96, तो ये आ जाएगा E2 इक्वल टू 5 अपॉन 36। ठीक है, थर्ड में देखो क्या हो जाएगी एनर्जी,
n1 की इनफाइनाइट तो 0, 0 माइनस का 1/1 का स्क्वायर है, तो इसकी आ जाएगी माइनस का 1/1, और इसकी और ही ज़्यादा कम आएगी, इसकी एनर्जी कितनी आएगी 1/n1 1/9 माइनस का 1/25, तो इसकी एनर्जी तो क्या आ जाएगी, सबसे कम आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 3/4, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू अब्जॉर्ब ए फोटोन बट नॉट टू एमिट ए फोटोन। तो देखो निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्तर जो हाइड्रोजन परमाणु को एक फोटोन अवशोषित तो करने देगा लेकिन एक फोटोन उत्सर्जित करने नहीं देगा, क्योंकि अब इसमें देखो कैसे करोगे आप, किसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सिंपल n+l से आप एनर्जी का पता कर सकते हो किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। तो देखो इसकी एनर्जी n+l से कितनी होगी 3, इसकी भी कितनी होगी 3, इसकी कितनी होगी 2, और इसकी क्या होगी 1, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s ऑर्बिटल की। तो एक फोटोन को अब्जॉर्ब तो कर लेगा लेकिन फोटोन को रिलीज नहीं कर सकता, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो रुबिडियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 37। तो देखो रुबिडियम आपको सबको पता है कौन से ग्रुप में आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इसके ऊपर क्या आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1s, ये 2s ऑर्बिटल, ये 3s ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल और ये 5s ऑर्बिटल। तो जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा 5s में आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम में किस में आएगा 5s1 में। अब देखो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी होगी इसमें 5, l की वैल्यू क्या होगी s ऑर्बिटल के लिए क्या होगी 0। तो देखो 4 क्वांटम नंबर होते हैं n, l, m और s। n यहाँ पे क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यहाँ पे क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, m है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s है स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 5, और जो l की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू से क्या होगी हमेशा कम होगी, इक्वल भी नहीं होगी। तो l की वैल्यू कितनी है, इस ऑर्बिटल में 0 है तो l की वैल्यू 0 है। अब m की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, m की वैल्यू क्या होगी -L2 + L। आपको 0 क्या करना है इंक्लूड करना है। तो देखो इसकी वैल्यू m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, -0 to +0 तो कुछ होगा, लेकिन 0 इंक्लूड है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ±1/2। ये स्पिन क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ l की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है गलत है, n की वैल्यू कितनी होगी 5, जबकि यहाँ पे कितनी देर की है 6। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ E/m, यानी चार्ज और मास का रेशियो निकालना है। जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शन में चार्ज और मास का, तो आप पर्टिकुलर एक एक का E/m कैलकुलेट कर लो, और जो लोवेस्ट है वो क्या हो गया फर्स्ट में आएगा। तो देखो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया मास हो गया। फिर बात करता हूँ प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होगा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा इसका मास हो जाएगा। फिर
बात करता हूं मैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, चार्ज 0 होगा, तो E/m भी क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 होगा, सिंपल सी बात है। फिर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4 इज अल्फा पार्टिकल, और इसका E/m क्या होगा, मास तो कितना, चार्ज तो कितना है इसका 2 और मास कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो E/m इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2। इसका E/m क्या होगा, चार्ज अपॉन मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो E/m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो लगभग कितना आएगा, 10 की पावर प्लस का 12 आएगा। इसमें देखो आप E/m E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। तो आप क्या करो, पावर्स को सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर प्लस का 8 आएगा। तो ये वैल्यू है देखो E/m की, चारों पार्टिकल्स के लिए आपने कैलकुलेट कर ली हो। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की है, उसके बाद में किसकी होगी, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद में किसकी होगी अल्फा पार्टिकल की, और उसके बाद में किसकी होगी न्यूट्रॉन की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इससे पूरी इंफॉर्मेशन पता हो जाएगी, क्वेश्चन भी पूछ लिया अगले ने, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होगा, ये भी आपसे कैलकुलेट करवा लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी किसका अरेंजमेंट है वो इम्पॉसिबल है यानी गलत है। तो देखो इसके लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, पहली n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, l से। सेकंड m की वैल्यू होगी वो -L2 + L होगी और इंक्लूडिंग 0। ठीक है, यहां पे क्या s है, स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, ±1/2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 0 नहीं हो सकती, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, क्या n की वैल्यू l की वैल्यू से क्या है ज्यादा है, बिल्कुल सही है। क्या m की वैल्यू l की वैल्यू में -2 के बराबर आ सकती है क्या, तो देखो m की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू -2 + 2, बिल्कुल हो सकती है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड, n की वैल्यू 4 हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, यानी n की वैल्यू है उसमें l की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। m की वैल्यू 0 भी पुट हो सकती है 1/2, सेकंड भी सही है। थर्ड, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, लेकिन m की वैल्यू क्या होगी -3 नहीं होगी, क्योंकि m की वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये अगर आपके माइंड में है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3p ऑर्बिटल एक 3p कक्षक में होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में स्फेरिकल नोड पूछा है, तो स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड एक ही होते हैं, तो रेडियल नोड ऑब्लिक स्फेरिकल नोड इक्वल टू क्या होगा, n माइनस का l माइनस का 1। ठीक है, और नॉन स्फेरिकल नोड या एंगुलर नोड, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, l से रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो इसमें 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल में n की वैल्यू क्या होगी 3 और l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो देखो रेडियल नोड क्या है, n की वैल्यू 3 पुट करो, l की वैल्यू 1 माइनस का 1, तो देखो कितना आएगा 1 आएगा। कौन सा नोड, रेडियल या स्फेरिकल नोड। सेकंड है नॉन स्फेरिकल नोड, तो 1 क्या हो गया स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल नोड किससे रिप्रेजेंट करोगे, l से। तो देखो इस 3p ऑर्बिटल में l की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 क्या हो गया नॉन स्फेरिकल नोड हो गया, और 1 ही क्या हो गया रेडियल नोड हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में आपको एनर्जी दे रखी है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है
माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिटल में एनर्जी कितनी दे रखी है? माइनस का 13.6 दे रखी है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू भी क्या है? 1 का स्क्वायर, तो माइनस का 13.6। जेड यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। पूछा क्या इसमें? द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर पूछा है। तो देखो ग्राउंड स्टेट क्या होगी? ये ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी? 1। और फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात करूं मैं, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? 2। तो आपसे क्या पूछा है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर बोर ऑर्बिट की रेडियस पूछिए, यानी एनर्जी, एनर्जी पूछिए। तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो माइनस का 13.6/4, तो ये लगभग कितना आएगा? माइनस का 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 4 नहीं, 3 टाइम्स जाएगा इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर एन और एल। एन और एल क्वांटम नंबर दे रखे हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 4, एल की वैल्यू कितनी है? 1, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट करना है इनको, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? देखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी? 4 + 1 कितने हो जाएगी? 5। यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? 4 + 0 क्या हो जाएगी? 4। और यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो देखो दो ऑर्बिटल में n प्लस एल की वैल्यू सेम है, और दो में क्या है? n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो देखो सबसे पहले तो n प्लस एल की वैल्यू आप रिप्रेजेंट करोगे, सब में n प्लस एल की वैल्यू का एडिशन करोगे। उसके बाद में देखोगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसमें n की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखो इन दोनों की बात करता हूँ मैं। इन दोनों में क्या है? n प्लस एल की वैल्यू क्या है? सेम है, लेकिन n की वैल्यू किस में ज़्यादा है? n की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में n प्लस एल 4 है, यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू 5 है। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? थर्ड। इन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू क्या थी? सेम थी, लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसमें n की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके बाद में दोनों देखो n प्लस एल की वैल्यू क्या है? 4, और इसमें भी n प्लस एल की वैल्यू क्या है? 4, जिसमें n की वैल्यू किस में ज़्यादा है? n की वैल्यू इसमें ज़्यादा है। कौन से में? सेकंड में। तो सेकंड की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी किससे? फोर्थ से। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? फर्स्ट, थर्ड। फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, IIT JEE में क्वेश्चन आ चुका है, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, yet 1s7 is not observed because it is violates। यानी कि यद्यपि 1s7 को देखा नहीं गया क्योंकि ये नियम उल्लंघन करता है। तो किसका उल्लंघन करेगा? तो सबसे पहले देखो 3 रूल है। ये रूल तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। पहला है हुंड रूल। हुंड रूल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग उसके बाद में करोगे जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। तो हुंड रूल हो नहीं सकता। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। लेकिन यहाँ तो
एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब कौन से रूल का उल्लंघन कर रहा है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ का। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical cell of infinite thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this cell is 4 pi r square dr. यानी कि सेल का वॉल्यूम आपको दे रखा है। The qualitative sketch of the dependence of P on r. तो हाइड्रोजन परमाणु की 1s इलेक्ट्रॉन की नाभिक से r दूरी पर, तो ये कोई हाइड्रोजन एटम है जिसका न्यूक्लियस है और इससे r डिस्टेंस पे r दूरी पर एक अनंत सूक्ष्म मोटाई की थिकनेस है dr, जिसका वॉल्यूम है 4 पाई r स्क्वायर dr। तो देखो सबसे पहले आप नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन की। तो नंबर ऑफ टोटल नोड निकाल लो आप। तो टोटल नोड क्या होंगे, n माइनस का 1, और 1s के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो इसके अंदर नोड कितना होंगे 0 होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नोड क्या हो गया 0। अब देखो 1s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड क्या होगे 0। तो आप जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन में देखो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। देन आफ्टर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएट विद ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज। तो देखो वी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहाँ पे यूज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट 5। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, वेवलेंथ पूछा है लेमडा, तो काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लेमडा की फॉर्म में, डी ब्रोगली वेवलेंथ से लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी। और पी को आप क्या लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। तो जो लेमडा है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन म्यू माइनस का म्यू नॉट की। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन साइन स्क्वायर एंड आर ए रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो। दिस रिप्रेजेंट साइन स्क्वायर तथा आर रेडियल दूरी के बीच में ग्राफ नीचे प्रदर्शित है, यह दर्शाता है। ठीक है, तो आप इसको नोड से देखो, आप अगर एक बार प्लस से माइनस की ओर मूव करता है तो यहाँ पे एक नोड होता है, नोड कितना हो जाएगा 1। अगर 2 बार क्रॉस करता है तो नोड कितना हो जाएगा 2। तो देखो साइन क्या है, वेव फंक्शन है, साइन इज द वेव फंक्शन। साइन यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। और वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस हो सकती है। लेकिन साइन स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव।
तो साइन स्क्वायर और आर के बीच में एक नोड है, यहाँ पे नोड कितना है 1 है। तो आप ऑप्शन में चेक करो किसमें नोड 1 दे रखे है, तो 3s ऑर्बिटल है, इसमें नोड कितना होगा, तो नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस s ऑर्बिटल के l की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस का 1, तो यहाँ पे कितने नोड होंगे, फर्स्ट ऑप्शन में 2 नोड, 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल में नोड कितने हो जाएंगे 1 माइनस 0 माइनस 1, तो नोड कितना हो जाएगा 0, तो इसमें नोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 2p ऑर्बिटल, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 l की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो देखो इसके अंदर 0 नोड होगी और इसमें नोड कितने होंगे, n की वैल्यू 2 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस का 1, तो इसमें क्या है 1 रेडियल नोड है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा 1 रेडियल नोड होगा, और यहाँ भी देखो ये ग्राफ को एक बार टच कर रहे हैं तो नोड कितना हो जाएगा 1, तो 16 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट। तो देखो रिड्स फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये रिड्स फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो देखो n1 क्या है, टाइप ऑफ सीरीज, और n2 क्या है, टाइप ऑफ लाइन ऑफ सीरीज, ये n2 की वैल्यू, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, n2 की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट। तो आपसे सीरीज पूछिए कौन सी सीरीज होगी, तो देखो इसके अंदर दोनों का जो रेशियो दे रखा है आपको वो कितना है 9, वेवलेंथ का रेशियो 9/1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू आप मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या पुट करोगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो देखो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 9/1 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, इसको आप 2 दे दो और इसको क्या नाम दे दो 1 दे दो आप, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 3:1। तो देखो n1 की वैल्यू 3 किसके लिए आएगी और 1 किसके लिए आएगी, तो n1 की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सी सीरीज होगी लाइमन सीरीज, और n2 की वैल्यू अगर 3 है तो कौन सी सीरीज होगी फास्टन सीरीज। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन दे रखा है n1 लाइमन और फास्टन, सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 18, द इलेक्ट्रॉन आर मूव लाइकली टू बी फाउंड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज्यादा संभावना कहां पे है, तो देखो आप इस साइड मूव करोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो एक तो सी पॉइंट पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। तो देखो कौन से ऑप्शन दे रखा है इन द रीजन ए एंड बी, ए एंड बी, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इन द रीजन ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट, देखो किस में 2s ऑर्बिटल में एनर्जी लोवेस्ट होगी, तो देखो पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो इस
में क्या होगा, जो 2s ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम अट्रैक्शन 2s ऑर्बिटल in this potassium show maximum attraction. मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, देन मैक्सिमम जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है ये नीट के अंदर, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। द डाटा फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, उसके डाटा दे रखे हैं आपको। जब कंसंट्रेशन क्या है 0.10 है, तब ए की कंसंट्रेशन 0.012 होगी, बी की 0.035 होगी। तो आप एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर लो, आर इक्वल टू जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इक्वल टू के। आपको पूछा रेट लो, तो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये आप एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर लो। ए और बी यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, एक्स और वाई क्या है, रिएक्टेंट। ए और बी की क्या होगी, पावर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट इनिशियल रेट क्या होगी, 0.10 इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.012, ये है 0.012 की पावर एक्स, बी की क्या है 0.035 की पावर वाई। ये इक्वेशन क्या होगी, एक होगी। ऐसे करके आप 4 इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर तो आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे 4 इक्वेशन बनाओगे तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और तो यहाँ पर तो इसको बना लेते हैं। सेकंड है 0.80 इक्वल टू के, 0.024 की पावर एक्स, 0.70 की पावर वाई। ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। ऐसे थर्ड लिख लो आप, तो इस थर्ड में क्या होगी, रेट 0.10 इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या है 0.024 की पावर एक्स, सेकंड क्या है 0.035 की पावर वाई। ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड। फोर्थ क्या है 0.80 इक्वल टू के, ए क्या है 0.012 की पावर एक्स, और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.70 की पावर वाई। ये इक्वेशन क्या है, फोर्थ है। ऐसे आप 4 इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। अब देखो आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर दोगे, जब y की वैल्यू सेम होगी ऊपर और नीचे, तो आप इनको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो y की वैल्यू सेम कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे सेम है फर्स्ट इक्वेशन में, एक इसमें थर्ड इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड। तो देखो फर्स्ट में क्या है 0.10 अपॉन थर्ड में कितना है 0.10 इक्वल टू के। फर्स्ट में क्या है 0.10 की पावर x और 0.035 की पावर y। नीचे के, ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.024 की पावर x और बी की क्या है 0.035 की पावर y। तो देखो ये कैंसिल आउट होगी, ठीक है। ये इधर भी क्या है कैंसिल आउट होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। के से के कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो 12 का 24 में 2 टाइम्स जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर x, ठीक है। और 1 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 0। तो किसी भी कोफिशिएंट की पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सेकंड देखो आप, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू
सॉरी 0 आएगी x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 0 है और दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू 0 है, तो आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो b की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे आप। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन किस में सेम है, सेकंड और थर्ड में सेम है। तो इक्वेशन सेकंड को आप इक्वेशन थर्ड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कुछ ऐसा ऐसा आंसर आएगा। तो सेकंड क्या है 0.80 अपॉन थर्ड में क्या है 0.10 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जब सेकंड में आप थर्ड से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 0.70 अपॉन 0.035 की पावर y। x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर चुके, कितनी आई 0, तो ये इसमें कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। इसमें इसका कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स। तो 8 इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 4, और 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू क्या है 0। तो यहां पे आप क्या पुट करोगे, r इक्वल टू के, a की पावर क्या है 0 और b की पावर क्या है 3। ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, कोई रिएक्शन है ए से बी फर्स्ट ऑर्डर, इफ के इज द रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.5 देन हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। देखो इसमें कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे यूज भी नहीं होगी, 0.5 का कोई काम नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये कहाँ पे यूज होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ में और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ में ये यूज होगी। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आप 0.693 को क्या लिख सकते हो, आपने इसको कैलकुलेट किया था तो ऐसे तो किया था 2.303 अपॉन के लॉग 10⁻²। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.693, और log 10⁻² की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू पुट करोगे 0.3010, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.693। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन दे रखा है। सॉरी सेकंड ऑप्शन में तो log बेस 10 है। ये ln2/k, ln2 को आप क्या लिख सकते हो 2.303 log 10⁻²। तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, दो डिफरेंट रिएक्शन है और दोनों के आपको रेट कांस्टेंट K1 और K2 दे रखे हैं। K1 की वैल्यू क्या है, ये है, और K2 की वैल्यू ये है। द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2, वह टेम्परेचर क्या होगा जिसमें K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप K1 K2 की वैल्यू पुट कर दो, K1 इक्वल टू K2। तो K1 की वैल्यू कितनी है 10⁻16 e की पावर माइनस का 2000 अपॉन T इज इक्वल टू K2 की वैल्यू क्या है 10⁻15 e की पावर माइनस का 1000 अपॉन T। ठीक है, अब आपको T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी सिंप्लीफाई कर लो इसको। 10 की पावर इधर 15 है, इधर 10 की पावर 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। अब आप इसको इससे डिवाइड करो तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू e की पावर माइनस का 2000 अपॉन T इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और ये कहाँ पे आएगा इसके नीचे e की पावर माइनस का
1000 अपॉन टी। ये ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 10 इंटू ई की पावर माइनस का 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इसको इधर लेके आओ ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। तो इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू, जो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो ई की पावर प्लस का 1000 अपॉन टी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग लोगे दोनों साइड, इसमें क्या करोगे, टेकन द लॉग। तो लॉग ई बेस 10 इक्वल टू लॉग ई बेस ई की पावर 1000 अपॉन टी। 1000 अपॉन टी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और लॉग 10 ई बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, इसको सबसे पहले तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, लॉग 10 में करोगे, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, लॉग बेस ई दे रखा है। तो इसको आप लिख सकते हो 2.303 लॉग बेस 10 की पावर 10। तो देखो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.303। लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 2.303 इक्वल टू क्या आएगा, 1000 अपॉन टी, और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन 2.303। ये टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, K1 अपॉन K2 की वैल्यू इक्वल होगी। ये काफी टेस्टों में भी आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ए रिएक्शन A प्लस B से प्रोडक्ट रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। यानी कि अगर B की कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट डबल हो जाती है। ठीक है, तो देखो एक ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया है इसने। एंड द रेट इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट A एंड B आर डबल। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो देखो रेट लिख लो इसकी, R बराबर के A की पावर X और B की पावर Y। ये कोई इक्वेशन है आपके पास फर्स्ट। अब देखो यहां से पढ़ो आप, रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी जब बी की कंसंट्रेशन को डबल किया है, यानी ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, तो ए को आप क्या कर दे सकते हो, यहाँ पे नेग्लिफाई कर सकते हो। तो आर रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी जब बी की कंसंट्रेशन को क्या करते हो, डबल। के ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, तो ए की पावर आप एक्स पुट कर दो और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, 2b की पावर y। ये इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, तो आप इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से अगर डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल, और इसको आप ओपन करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर y और b की कंसंट्रेशन की पावर y। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इक्वल टू 2 की पावर y, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे देखो क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट A एंड B आर डबल, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कैन बी। तो देखो रेट 8 फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है, तो 8R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया है तो 2A की पावर X और 2B की पावर Y। ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड होगी। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करोगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो क्या आएगा, देखो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ के क्रिएट कर लेता हूँ। y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y इक्वल टू 1 आ चुका है, और r बराबर क्या लिखा था, k a की पावर x और b की पावर y। ये इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी। अब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप 8 पुट कर दो, 8/1 इक्वल टू, देखो k से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, k, फिर ऊपर क्या आएगा 2 की पावर x, a की पावर x से a की पावर x कैंसिल आउट, इधर क्या आएगा 2 की पावर y। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 आ चुकी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x, 2 की पावर y की वैल्यू क्या है 1, सो 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 है, तो रेट क्या हो जाएगी r इक्वल टू k, a की पावर क्या हो जाएगी 2 और b की पावर क्या हो जाएगी 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से करें। अगला, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, H2 प्लस Br2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं HBr। द एक्सपेरिमेंटल डाटा सजेस्ट, रेट आपको ये दे रखी है, द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मोलिक्यूल हो, अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी क्या हो जाएगी मोलिकुलरिटी। तो देखो 2 मोलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसको देख के बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होता है, इनकी पावर का जो एडिशन होता है वो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 और इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, देखो आप H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 प्लस Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1/2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/2। तो ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा और मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 2 और 3/2। कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, बिल्कुल कंसंट्रेशन को आप मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हो। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर किसी भी रिएक्शन की आपको अगर यूनिट का मेजरमेंट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे मोल, या आपने क्लास में पढ़ रखा होगा बच्चों, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, n रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n की वैल्यू 1 पुट करो आप, तो कौन सी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1, तो मोल 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या भी 1 - 1 0, तो इसकी यूनिट क्या आएगी सेकेंड इनवर्स। तो आप ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट k की यूनिट पता कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। अगर k की वैल्यू दे रखी है तो उसकी यूनिट देख के आप बता सकते हो कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या है सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी सेकंड इनवर्स, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है आफ्टर टी टाइम बाद में। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो क्या होता है ए नोड माइनस का ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी। ए नोड यहाँ पे क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या है आफ्टर टी टाइम बाद में कंसंट्रेशन, के यहाँ पे क्या है रेट कांस्टेंट, और टी यहाँ पे क्या है टाइम है। तो ए टी आफ्टर टी टाइम बाद में जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी माइनस का के टी प्लस का ए नोट। तो इसका स्लोप क्या आएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इसका स्लोप क्या आएगा, सिंपल सी बात है नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ, और क्या होगा लीनियर होगा। तो लीनियर विथ पॉजिटिव स्लोप, यानी स्लोप क्या होगा नेगेटिव, तो पहला गलत, लीनियर विथ नेगेटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट। जीरो इंटरसेप्ट थोड़ी, इंटरसेप्ट तो क्या है यहाँ पे
जो सी है वो क्या है, ए नॉट, जीरो इंटरसेप्ट तो नहीं होगा। थर्ड है लीनियर विथ नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, अगर अपन क्लास में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेम्परेचर आप 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो जो रेट कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी प्रत्येक 5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो प्रत्येक 5 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट के है वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रेट कांस्टेंट है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस से आप 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 20 से 25 रेट कांस्टेंट के कितना है, 2 टाइम्स, 25 से 30 2 टाइम्स, 30 से 35 2 टाइम्स, 35 से 40 2 टाइम्स। तो कितने 2 हो गए, 4 हो गए, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 टाइम्स। यानी टेम्परेचर आप 20 से 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज हो जाएगा, 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट फॉर द गिवन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन दे रखी है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रेट आपको दे रखी है R1 0.05, R3 0.001, R2 और R4 0.10। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी कम होगी उसको आप स्लो स्टेप रिएक्शन लिख सकते हो। तो इसमें रेट किसकी कम है, थर्ड की, तो ये स्लोवेस्ट स्टेप है, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप जिसकी रेट सबसे कम है। और रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकालते हो आप, स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हो। तो विल बी डिटरमाइन, क्या आपको कैलकुलेट करना है, स्टेप फर्स्ट बिकॉज द रिएक्शन स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्स, तो इसकी तो रेट क्या है, ज्यादा है। सेकेंड स्टेप सेकेंड बिकॉज इट इज फास्टेस्ट स्टॉप, सबसे फास्ट क्या होगी, सेकेंड ही होगी। लेकिन आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें डिटरमाइन करना है कि रेट किससे डिटरमाइन होगी, तो रेट किससे डिटरमाइन होगी, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप से। तो स्टेप थर्ड बिकॉज इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आर्नेस इक्वेशन। ये आर्नेस इक्वेशन दे रखी है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो दोनों तरफ आप लोग ले लो, काफी आपने सोल्व भी किया होगा क्लास के अंदर, इसका डेरिवेशन भी किया होगा और काफी क्वेश्चनों के अंदर आता भी है। तो दोनों तरफ लॉग ले लो आप, तो लॉग ई बेस के इक्वल टू लॉग ई बेस ए, ये लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, तो लॉग ई बेस ए लॉग ई बेस ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो लॉग ई बेस के इक्वल टू लॉग ई बेस ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछे, एक्टिवेशन एनर्जी किससे कैलकुलेट करोगी, तो आप y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये स्लोप देखोगे तो स्लोप कितना आएगा, ई ए अपॉन आर, ये स्लोप आ जाएगा। और स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, तो स्लोप इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन आर, इससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। ग्राफ किस में प्लॉट किया, लॉग ई बेस के और 1 अपॉन टी के बीच में, तो ग्राफ प्लॉट करोगे आप लॉग ई बेस के और 1 अपॉन टी के बीच में, तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें स्लोप कितना है, माइनस का ई ए अपॉन
आर। तो इस स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी दे निकाल सकते हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लॉग ई बेस के और वर्सेज 1/t, फोर्थ ऑप्शन दे रहे, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के दे रखा, दिस विच इक्वेशन गिवन बिलो डिस्क्राइब द ऑफ N2O5 विथ टाइम, N2O5 जीरो टाइम, N2O5 जीरो का मतलब क्या है, T बराबर जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन है, और N2O5T का मतलब T टाइम पे कंसंट्रेशन है, corresponding to concentration N2O5 initially and at T टाइम। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट K की यूनिट क्या दे रखी है, सेकेंड इनवर्स दे रखी है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में अपने चेक किया था, रेट कांस्टेंट K की यूनिट अगर सेकेंड इनवर्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक्सप्रेशन लॉग K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 बेस, यहां पे क्या आएगा, ए नोड अपॉन 80। तो यहां पे ए नोड क्या है, N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको क्या लिखोगे, 2.303 अपॉन T log 10 बेस N2O5 जीरो कंसंट्रेशन पे और N2O5 T कंसंट्रेशन पे। अब देखो कौन सा रिलेशन सही होगा इसके अंदर। तो इस T को आप KT से K से मल्टीप्लाई करोगे तो KT इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2.303 log बेस 10 है, तो इसको आप 2.303 को log 10 बेस में आप कन्वर्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो log e बेस, तो इसको लिख सकते हो आप log e बेस N2O5 0 और N2O5 T टाइम्स। देखो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन दे रखा है, तो पहला नहीं है, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, एक कोई सब्सटेंस है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है बी और सी के अंदर, इसके रेट कांस्टेंट आपको K1 दे रखे हैं, K2 दे रखे हैं, जो दोनों पैरेलल इक्वेशंस हैं, तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उनके लिए द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो बी का रेट कांस्टेंट क्या है, K1, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, कैसे लिखोगे, बी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो K1 की वैल्यू देखो कितनी देर की है, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, नीचे K1 प्लस K2 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो इसको 10 की पावर माइनस 4 बनाओ तो ये क्या आ जाएगा, 0.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो इनको आप ऐड करो तो क्या आएगा, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 प्लस 0.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये दो वैल्यू आ गई और ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बी कितना आएगा, तो K1 कितना दे रखा है, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन, इन दोनों को ऐड करो आप, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 और 6 कितना होगा, 14, 16.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ बी। तो देखो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल आउट, ऊपर 126 नीचे 164, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जाएगा, तो बी का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, लगभग परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू 12600 अपॉन 164, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 7 टाइम्स जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 76.83%, ये बी का परसेंटेज आएगा।
तो सी का भी आप निकाल सकते हो। सी में आप कैसे निकालो, परसेंटेज ऑफ सी आप कैसे निकालोगे, तो K2 कितना देर का है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन नीचे टोटल कितना है, टोटल है 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 100, ये सी का परसेंटेज है। ठीक है, और सी का परसेंटेज सीधा भी निकाल सकते हो। अगर बी का निकाल लिया तो उसको 100 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो सी का परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा आपको, डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मीन्स मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, इट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इसमें डेल्टा एच कितना है, माइनस का 44.12 किलो कैलोरी। ठीक है, और जब आप डेल्टा एच निकालते हो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में, ये फॉरवर्ड और ये वैल्यू क्या होगी, ये बैकवर्ड। डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स क्या है, जो डेल्टा एच है वो क्या, ये फॉरवर्ड ज्यादा ये बैकवर्ड कम है, तो ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा एंडोथर्मिक का, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अपने को तो डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए। अब देखो आप, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E1 है। अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव कब आ सकता है, ये वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है, जब E1 की वैल्यू ज्यादा हो, किससे, E2 से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो आप क्वेश्चन को। देखो बच्चों, फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन अलोंग विथ एक्स एक्सिस बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो, जीरो रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k, ये होता है जीरो रिएक्शन का। यानी कि इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा टी हाफ और ए के बीच में अगर कंसंट्रेशन प्लॉट करें तो बिल्कुल इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता। टी हाफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो ऐसा तो दे रखा नहीं है, इसका मतलब जीरो रिएक्शन तो नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने बताया था, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। तो देखो टी हाफ इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा। इट मींस किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ग्राफ आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 34, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आपको कितना देर का है, 10 मिनट। और होता क्या है, अभी लिखा था 0.693 अपॉन के। इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ दिस, इनिशियल अमाउंट कितनी देर की, ए नॉट 0.08 एंड कंसंट्रेशन एट सम इंस्टेंट, सम इंस्टेंट के बाद में कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, यानी 80 बाद में कितनी है 0.01। आपसे टाइम पूछा है तो देखो के कितना होगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन 10। दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 बेस 0.08 अपॉन 0.01। पॉइंट को पॉइंट से हटाओ तो ये log 10 बेस 8, और log 10 बेस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। तो k इक्वल टू क्या हो गया 0.693 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। इसको क्या लिख सकते हो, 8 को 2 की पावर 3।
तो log 10 बेस 2 की पावर 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.303 log 10 बेस 2 अपॉन टी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.693। अभी एक पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था, तो 0.693 से 0.693 कैंसिल, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of a gaseous reaction given by expression this K A से B if the volume of the reaction variable is suddenly by reduced 1/4 times, concentration को क्या कर दिया, reduce कर दिया, of the initial volume, the reaction rate relating to original rate, original rate लिख देता हूँ R इक्वल टू K, A की concentration और B की concentration, और concentration को आप कैसे पुट करोगे, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को कितना कर दिया 1/4 टाइम्स, यानी जो वी डेस है वो कितना हो जाएगा V/4 आ जाएगा। तो देखो रेट क्या हो जाएगी R इक्वल टू के, ए की जगह आप क्या पुट करोगे मोल अपॉन V/4, इधर मोल अपॉन V/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 आ जाएगा कि मोल अपॉन लीटर को आप वापस ए की फॉर्म में लिख दो, ए और बी। ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड और ये इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 टाइम्स, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 1.386 मोल डेसीमीटर -3 ऑफ ए सब्सटेंस बिकम हाफ इन 40 सेकेंड। ये कंसंट्रेशन इनिशियल दे रखी है, और जब सब्सटेंस हाफ हो जाता है तब 40 सेकेंड और 20 सेकेंड दे रखी है आपको। तो दो सेम रिएक्शन कंडीशन की इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद में जो उनका हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है वो कितना है 40 और 20 थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेशियो K1 upon K2 of the rate constant of first order reaction K1 and zero order reaction K0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K1 क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो K1 है वो क्या होगा, K1 इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ कितना दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 40 सेकेंड, तो 0.693 अपॉन 40, और जीरो रिएक्शन का जो के नोड है वो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे ए नोड अपॉन 2 इंटू टी हाफ। ये रिलेशन सबको पता होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1.386, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का यूज ही नहीं होगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी, अपॉन 2 इंटू टी हाफ कितना हो गया 20, तो 1.386 अपॉन 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। आपसे क्या पूछा K1 अपॉन K2 का रेशियो पूछा है, तो K1 ऊपर पुट कर दो, तो K1 अपॉन K नॉट, तो K1 कितना दे रखा आपको 0.693 अपॉन 40, और K नॉट कितना दे रखा है 1.386 अपॉन 40, तो 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 0.693 का 1.386 में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हो आप 0.5, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है 0.5 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 37 फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A से P, द टेम्परेचर P T depend rate constant K was found to follow the equation log 10 base K is equal to minus का 2000 1 upon T plus 6.0, the pre-exponential factor A and activation energy।
तो देखो अभी अपने एक रिलेशन किया था डेराइव आरएनएस इक्वेशन से, k बराबर ए ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी। इसको लॉग लेके आप डेराइव करोगे तो क्या आएगा, लॉग 10 बेस k इज इक्वल टू लॉग 10 बेस a माइनस का ई ए अपॉन 2.303 r इंटू टी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो क्या आएगा, देखो लॉग 10 बेस a की वैल्यू क्या आएगी 6, तो लॉग 10 बेस a इक्वल टू क्या है 6, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। ये तो a की इक्वल आ गया। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करो तो नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, 1/t आ रहा है, यानी ई ए अपॉन 2.303 r किसके इक्वल हो गया, 2000 के इक्वल हो जाएगा। तो ई ए अपॉन 2.303 r की वैल्यू देखो किस में, जूल में, तो 8.314 इक्वल टू क्या आएगा 2000। तो यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 19.14, तो ये आएगा 19.14 इंटू 2000। ये जूल में आएगा, किलो जूल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 38.28 किलो जूल पर मोल। ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई और ये ए की वैल्यू आ गई, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ए की वैल्यू क्या है 10 की पावर 6 और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 38.3। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 38, प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर। तो देखो के और टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कौन सा ग्राफ सही होगा। तो वी नो दैट आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल टू ए ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी। तो के और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर लो। टी की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, टी यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो टेम्परेचर जब 0 होगा तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब एक वैल्यू पुट कर लो इनफाइनाइट, तो यहाँ t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 0, यानी e की पावर माइनस 0, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पे k क्या होगा 0 होगा और यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ है देखो, तो देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, जब t बराबर 0 तो k बराबर भी 0। तो देखो सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन फर्स्ट। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा k की वैल्यू वेरीज होगी और कहां पे जाएगी k इक्वल टू a के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन P plus QCr plus S the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 55 reaction. So 50% reaction of P, the concentration of Q varies with reaction time as shown. तो देखो ये ग्राफ आपके बीच में प्लॉट कर रखा है ए नॉट और टाइम टी के बीच में। तो इस ग्राफ से आपको कैसे पता लगेगा कि ये जीरो डायरेक्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन है। तो देखो आप अगर सिंपली अच्छे से चैप्टर को पढ़ रखा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब टी 50% जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, या इसको आप टी हाफ भी बोल सकते हो, तो क्या लिखते हो आप 2.303 अपॉन के log 10 बेस ए नॉट अपॉन 80 की जगह 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी तो बची कितनी 50%, तो ए नॉट अपॉन 2 आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 log 10 बेस 2 अपॉन के, ये हो जाएगा टी 50%। अब आपको टी 75% निकालना है, यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी वो यहाँ पे पुट कर दो आप, तो 25% बची, तो टी 75% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 10 बेस
ए नॉट अपॉन 80 की जगह 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बची कितनी यहाँ पे वो पुट कर दो 25%, तो 25 अपॉन 100 इनिशियल की, तो ये कितना जाएगा 1/4। ए नोट से ए नोट कैंसिल, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2.303 अपॉन के log 10 बेस 4, और log 10 बेस 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के log 10 बेस 2 की पावर 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो t 75% है, वो क्या होगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो देखो क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आगे, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ आएगा 2 इंटू दिस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टी हाफ, दिस इज द टी हाफ, तो टी 75% क्या हो गया 2 इंटू टी हाफ। तो ऐसा कौन सी रिएक्शन में दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप सोल्व करोगे तब आएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप सोल्व करके देख लो, ए नोड माइनस का 80 इक्वल टू के टी, क्या के की वैल्यू सेम आ रही है, अगर सेम आ रही है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी, अगर सेम नहीं आ रही तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को चेक करोगे। तो ऐसा कौन से में दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर द नॉन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है, द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वर ऑब्टेन इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बच्चों अपन ने पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें अपन ने क्या किया था, 4 इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, और उसमें रेट लिखा था r इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। इसमें भी आप क्या करोगे, रेट लिखोगे और ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की कंसंट्रेशन दे रखी है, ऐसे आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन 1 आएगी, ऐसे इक्वेशन 2 आएगी और ऐसे इक्वेशन 3 आएगी, ठीक है। इनको आपस में आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y यहाँ पे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, रेट लो निकाल सकते हो, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप DTS देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और इसके लिए आपको dA/dt कैलकुलेट करना है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। तो आप इसको कैसे पुट करोगे, माइनस dA2/dt इज इक्वल टू, इसकी रेट कैसे लिखोगे आप, K1A2 इज इक्वल टू माइनस, ये तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस K-1 ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप आओगे तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन को क्या लिख सकते हो, 1/2 dA/dt। आपसे क्या पूछा है, dA/dt पूछा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A। आपके पास क्या आ गया, प्लस 1/2 आ गया, तो 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आएगा, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, 2K1A2 की कंसंट्रेशन माइनस 2K' ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू dA/dt। ये इक्वेशन आएगी, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। तो देखो ऐसा कौन सा दे रखा है ऑप्शन, ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द रिएक्शन 2x से b इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन x की दे रखी है आपको 0.2 m, हाफ लाइफ रेट कितना दे रखा है 6 hours, when the initial concentration of x 0.5 then time required to reach its initial concentration of 0.2 m। तो आपको क्या पूछा है इसमें, टाइम पूछा है जब कंसंट्रेशन क्या हो 0.2 m तक पहुंच जाए,
तो देखो जीरो डायरेक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, पहले इन्फॉर्मेशन आप पुट कर लो। तो टी हाफ जीरो डायरेक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ऐसा आपको याद होगा। लेकिन फर्स्ट डायरेक्शन का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.2 अपॉन 2K, और टी हाफ कितना देर का है, 6 आवर्स, तो यहाँ पे 6H लिख दो आप। तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.2 अपॉन 2 इंटू 6, तो ये अब कितना आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा, यानी K रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन X की 0.5 है, जो फाइनल कंसंट्रेशन 0.2 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जीरो डायरेक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस का AT इज इक्वल टू K इंटू टी। टाइम आपको कैलकुलेट करना है जब कंसंट्रेशन 0.5 से 0.2 में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू K कितना दे रखा है, 1/60 इंटू टी। तो ये कितना आएगा, 0.3 आएगा, यानी 0.3 इंटू 16, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 आवर्स आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, फॉर ए रिएक्शन स्कीम है, ए से बी K1 दे रखा है, बी से सी K2 दे रखा है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, इन रेट ऑफ फॉर्मेशन बी क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा। कंसंट्रेशन ऑफ बी की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आप कैसे लिखोगे, dB अपॉन dt। ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ रखा स्टार्टिंग में। इक्वल टू आप इसकी रेट क्या लिखोगे, K1A माइनस K2B, और क्वेश्चन में इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो आप इसको पुट कर सकते हो, K1A की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K2B की कंसंट्रेशन। तो बताओ B की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो B की कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। B की कंसंट्रेशन हो जाएगी K1 अपॉन K2 इंटू ए। तो B की कंसंट्रेशन हो जाएगी K1 अपॉन K2 इंटू ए। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जेईई मेन में भी क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर विथ टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, द रेस्पेक्टिव ऑर्डर फॉर द रिएक्शन। यानी कि आपको ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है फर्स्ट और सेकंड में, और आपको पता करना है ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखो आपको पता लग रहा है एल एंड आर, यानी इसमें लॉग आ रहा है और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है, इसमें सिंपल आर आ रहा है और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है। तो इसको आप इजी वे में कर सकते हो। लॉग किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और आर किस में आता है, जीरो रिएक्शन में। लेकिन यहाँ तो अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखो जीरो रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, जीरो रिएक्शन ए नॉट माइनस का AT इज इक्वल टू KT। तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का KT प्लस का ए नॉट, सॉरी यहाँ पे 80 आएगा, 80 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ए नॉट। तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम बाद में। इट मीन्स सेकंड इक्वेशन क्या है, जीरो रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको सोल्व करके भी बता सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं। मैंने आपको बताया ना, एल एन लॉग किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, और आर किस में आ सकता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और सेकंड क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाती है तो रेट कांस्टेंट K और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 बेस A नॉट अपॉन 80। रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो 80 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन पुट कर दो। 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी रिएक्शन, 1%।
तो 1% को नीचे क्या लिखोगे 100 किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो ये यहाँ पे पुट कर दो। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T log 10 बेस, ऊपर ए नोड और AT की जगह क्या लिखोगे ए नोड अपॉन 100। ए नोड से ए नोड कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा log 10 बेस 100, 100 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2, 2 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2.303 अपॉन T log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4.606 अपॉन T। तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसा किस में दे रखा है, T को आप उधर लेके जाओ, K को नीचे लेके आ जाओ, तो ऐसा कौन सा दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ठीक हो बच्चों, ऐसे अपन ने केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर के 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी 7 चैप्टर में कैटेगराइज किया था फिजिकल केमिस्ट्री को, ऐसे ऑर्गेनिक को 7 चैप्टर में किया था, ऑर्गेनिक को 7 में, सॉरी इनऑर्गेनिक को 6 चैप्टर में क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो लगभग आज सभी जो केमिस्ट्री पेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इनको आप अच्छे से सोल्व करें, एक एक क्वेश्चन को देखें, बिना सॉल्यूशन देखे आप इनको एक बार सोल्व करें। अगर समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो इनको आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।